नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एडुटेरिया का जो बुक है उसका सेट नंबर 2 करवा रहे हैं, जिसको हम साइंस करवाएंगे। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन है। आपको डिटेल्स में सोल्यूशन देते हैं। चलेगा, पहला क्वेश्चन बोल रहा है फ्यूज का किस सिद्धांत पर कार्य करती है। बताइए, फ्यूज एक विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे इसका गलनांक फ्यूज का निम्न होता है, गलनांक हमेशा निम्न होता है और प्रतिरोध उच्च होता है, उच्च प्रतिरोध होता है और फ्यूज शीशा और टीन का बना होता है, शीशा और टीन का बना होता है। और ऊष्मीय प्रसार पर कौन, हीटर हो गया, आयरन हो गया, ये सब ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर। और इसी को हम लोग ऊष्मा वाला को ही जूल प्रभाव भी कहते हैं, जूल प्रभाव कहते भी हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और फ्यूज के हमेशा हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो जानते हैं आपकी फोकस दूरी एक दर्पण की गोलीय दर्पण की आंतरिक गुण है, यानी आंतरिक गुण है कि जैसे एफ है, जो आंतरिक गुण है, सी हो गया, एफ हो गया, ये आंतरिक गुण है। और ये हमेशा दर्पण पर निर्भर करता है, न कि पदार्थ में किसी डुबाया हुआ पर। इसी तरह आप एलपी में भी देख चुके होंगे। एलपी में एक क्वेश्चन आया था कि एक द्रव है जिसका म्यू बराबर 4/3 है और उसको इस द्रव में डुबाया जाए तो उसका फोकस दूरी में क्या होगी। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा। आपको एलपी में भी एक क्वेश्चन करवा चुके हैं, अगर आप देखे होंगे वीडियो तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश तरंग के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होती है, मतलब जो बदलती है, वे है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है प्रकाश, मान लीजिए वायु से कांच में जा रहा है तो कौन सा प्रभावित यानी बदलती है। तो वेग और तरंगदैर्घ्य बदलती है, आवृत्ति और आयाम नहीं परिवर्तन होती, होती है। और जब विरल से संघन में जाती है तो वेग की कमी होती है और तरंगदैर्घ्य की भी कमी होगी। आप ही बताइए ना, इस विरल था, इस संघन था, मैंने पहले फैले था और फिर सटा में जाएंगे आप, तो सटा में जाएंगे तो क्या होगा, आपका स्पीड कम जाएगा। इसी तरह इसका भी होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान के दोगुना होती है, यानी एफ बराबर क्यों चीज सेंटीग्रेड ताप के दोगुना है, यानी 2C होगा। तो आप लगा दीजिए F - 32/180 बराबर C/100 लगा दीजिए। इसको काटिए कितना, 9 बार में और 5 बार में। अब लगा दीजिए F - 32/9 बराबर C/5 हो जाएगा। अब F बराबर कितना, 2C लगाना है, तो यानी 2C हो जाएगा। F बराबर 2C लेना है, -32/9 हो जाएगा बराबर C/5। अब गुना कर दीजिए इसको तिरछी, कितना हो जाएगा, 10C - 160 बराबर 9C हो जाएगा। इधर लेके चल जाइए तो 1C बचेगा और C बराबर कितना आ गया, 160 कितना है प्लस में, यानी ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, एक हॉर्स पावर में कितने जूल सेकेंड होती है, मतलब कितना जूल सेकेंड। तो जूल बटा सेकेंड, यानी कार्य करने की दर। जूल मतलब क्या हुआ, कार्य हुआ, कार्य इसका मात्रक है और इसका इस समय के है। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। तो जूल बटा सेकेंड को हम HP लिख सकते हैं।
यानी क्या कह सकते हैं, शक्ति। और शक्ति के हम लोग क्या कहते हैं, वाट कहते हैं, यानी वाट हो गया। तो कितना हो गया, 746 जूल सेकेंड हो जाएगा, यानी कितना 746 वाट। इसी को आप 746 वाट भी लिख सकते हैं, और इसी को वाट के ही जूल बटा सेकेंड लिखा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसी को हम 1 HP कहते हैं। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि, तो आप जानते हैं कि टी बराबर यानी आवर्तकाल बराबर का होता है 2π√L/G होता है। तो क्या होती है, गर्मी के दिन में जो लोलक वाली घड़ियाँ रहती है, इसकी लोलक की लंबाई प्रसार हो जाती है। गर्मी के दिन आप जानते हैं कि जो ट्रेन रहती है उसको पटरियाँ के गैप छोड़ दी जाती है, क्योंकि उसका प्रसार होती है लोहा के। इस चलते अगर प्रसार होगा तो फैलेगा, और फैलेगा तो लंबाई बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा। क्यों कि लोलक की लंबाई क्या होती है, गर्मी में बढ़ जाती है। और आवर्तकाल बढ़ेगी मतलब सुस्त होगी, आवर्तकाल बढ़ना मतलब सुस्त होना, मतलब समय ज़्यादा लगना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7वां नंबर, अच्छी क्वेश्चन है। अति चालक का लक्षण होता है। अति चालक मतलब चालकता बहुत अच्छी हो, जैसे चांदी है, चांदी की सबसे ज़्यादा चालकता अच्छी होती है। इसको शून्य पारगम्यता होती है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र शून्य होती है। मतलब अगर किसी पदार्थ को आप रखिएगा तो अपना तरफ आकर्षण नहीं करेगा, सीधा ट्रांसफर कर देगा। मतलब अपना कोई इसका जैसे न होता है कि कोई आदमी दानी है तो मतलब सीधा ही दानी होती है। पारगम्यता मतलब शून्य होती है, सीधा आपको पार कर देगा, कुछ भी नहीं रखेगा। उसी तरह पारगम्यता उसी को कहते हैं कि कुछ नहीं प्रतिरोध हो, यानी शून्य प्रयोगता हो, पारगम्यता शून्य हो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोरा निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। मतलब आउटपुट मतलब जिससे हम लोग कोई चीज़ डिवाइस में हम लोग देते हैं कोई चीज़, तो देखिएगा निकलता है, यानी क्या हो गया, मॉनिटर। मॉनिटर में क्या होता है, आप रिजल्ट देखते हैं तो क्या होती है, ये आउटपुट मिला, यानी आप निकाल सकते हैं। प्रिंट में क्या होता है, आप यहाँ से दिए कि PDF निकाल दीजिए, तो ये भी आउटपुट दिया, ये भी आउटपुट दिया। और टच स्क्रीन से अभी हम लिख रहे हैं तो क्या दे रहा है, इसको हम तुम दे रहे हैं, यानी इनपुट इसको से दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो आउटपुट नहीं है इनपुट है। प्लास्टर से भी हम लोग देते हैं, प्लास्टर से भी हम लोग लेते हैं, यानी आउटपुट है। और टच स्क्रीन आप कहिए ना, इसको आप मान लीजिए आप नहीं जानते, तो टच स्क्रीन तो जानते हैं कि टच स्क्रीन से आप लोग कोई चीज़ देते हैं। मान लीजिए ये लिखे हम अभी, तो कोई चीज़ को दिए, यानी ये हो गया कोई चीज़ इनपुट हो गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 के बाद देखिएगा 9 नंबर देखिएगा। बोरा रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, बेक्यूरेल ने किया था। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, डाल्टन ने दिया था। बोर ने 2n स्क्वायर दिया था, रदरफोर्ड ने क्या किया था, ये नाभिक का खोज किया था, रदरफोर्ड ने किया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि परमाणु में कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है, भरने का क्रम नियंत्रित कौन कर रहा था, अफबाउ सिद्धांत कहता था कि जब यही न था 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6, ये था किसका, अफबाउ का सिद्धांत था। कहता था कि पहली कक्षा में नहीं भरेगा जबकि दूसरा कक्षा नहीं भरेगा, यानी पहला भरिए उसके बाद दूसरा भरेगा। किसका, अफबाउ का सिद्धांत था। हुंड का नियम था कि एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉक जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व है। तत्व मतलब तत्व अकेले होती है, यानी कौन, रेत तो सिलिकॉन ऑक्साइड, ये तो कुछ ही हो गया।
ये तो मिश्रण में भी आ जाती है क्योंकि रेत में बहुत चीज मिला रहता है। संगमरमर यौगिक हो गया CaCO3 हो जाएगा। शक्कर चीनी में भी वही है C6H12O6 हो गया। और हीरा C, यानी ये तत्व है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक देखिएगा अच्छी क्वेश्चन है, आपको याद इसको रखिएगा। वो रहा है कि सोप स्टोन यानी टॉल्क मुक्त होती है। सोप स्टोन कहते हैं कि उसको मैग्नीशियम सिलिकेट के कहते हैं। मैग्नीशियम सिलिकेट ऑप्शन नंबर डी होगा। मैग्नीशियम सिलिकेट को हम लोग सोप स्टोन कहा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े तांबे के मिश्र धातु का नहीं है? तो देखिएगा कौन तांबा जिसको में नहीं है। पीतल में कौन सा? पिताजी। पीतल कौन लेंगे? पिताजी, यानी तांबा और जिंक। इसे याद रखिए, तांबा और जिंक। तो कॉपर है ये हो गया। कांसा में क्या होता है? टीन और जिंक होता है। यानी ये भी हो जाएगा। अब देखिएगा इसको में भी कॉपर और जिंक होता है। किसको में? कांसा में कॉपर और जिंक, ये भी हो जाएगा। नहीं पूछ रहा। जर्मन सिल्वर के याद रखिए नेताजी। जर्मन से लाना है तो नेताजी लाएंगे। यानी निकेल हो गया और कॉपर हो गया और जिंक हो गया। यानी इसको में भी कॉपर है, ये भी नहीं होगा। और गोल्ड में भी कॉपर प्लस एल्युमिनियम होती है, रोल गोल्ड, जिसको मूर्ख सोना कहते हैं। गन मेटल को गन कची में रखते हैं आप पॉकेट में रखते हैं, यानी जैकेट में रखते हैं। तो जैकेट से जिंक हो गया, कॉपर हो गया और टीन हो गया। तो इसको में भी टीन कॉपर है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रोज मेटल में कॉपर नहीं होती, ऑप्शन नंबर डी है, इसे भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 के बाद देखिए 13 के बाद 14 नंबर बोला बेकिंग सोडा की रासायनिक सूत्र तो कौन है? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। NaHCO3 ये हो गया। अगर इसको में आप टार्टरिक मिला देंगे तो ये बेकिंग पाउडर हो जाएगा। बेकिंग पाउडर कभी कभी पूछता है कि बेकिंग पाउडर इसका देगा। बेकिंग पाउडर लिखेगा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या टार्टरिक अम्ल प्लस मिलाएगा, तब होगा कोची बेकिंग पाउडर हो जाएगा। ये हो गया धोने वाली सोडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वो रहा निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम दिए थे? स्थिर अनुपात के नियम किसने दिए थे? जोसेफ प्रश्न ने। स्थिर अनुपात का नियम ऐसा नियम था जिसमें द्रव्यमान निश्चित अनुपात में होता था। जैसे H2O है, इसको में क्या है कि 1 यानी 2E है और 16 है, यानी 1:8 में है। तो ये कुछ हो गया निश्चित अनुपात में द्रव्यमान होती है, हमेशा यौगिक में निश्चित अनुपात का। ऐसे याद रखिए कि स्थिर आप रहिएगा, अगर स्थिर रहिएगा तब तो आप जोश में पढ़ाई करिएगा, कभी उछलिएगा, कभी अच्छी करिएगा, घूमिएगा। मान स्थिर से आप पढ़ाई कीजिए, तब आप जोश में रहिएगा, और जोश में रहिएगा तब रिजल्ट निकालिएगा। यानी जोसेफ प्रश्न है। लेबोजियर को तो रासायनिक विज्ञान के पिता ही कहते हैं, और जॉन डॉल्टन जो परमाणु का जनक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्फिन किससे प्राप्त होती है? मार्फिन किससे होती है? फल से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और केसर भस्त्रिका से, इससे पहले हम बता चुके थे। 16 के बाद देखिएगा 17 नंबर वो रहा है हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पादन करने वाला, यानी उत्पन्न करने वाला कौन सा पद है? कौन सा सबसे ज्यादा एटीपी निर्माण करता है? केवत्सक। केवत्सक कहाँ होती है? माइक्रोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना एटीपी? 38 एटीपी होती है, जिसको हमें 2 केवत्सक चक्र में काम करा जाता है, जिससे हमको 36 एटीपी हम लोग को प्राप्त होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। वो रहा है पादप कोशिका यानी पेड़ वाला, और जंतु कोशिका हम लोग में
भिन्न का कारण कौन सा है? कोशिका भित्ति की उपस्थिति। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण इसका होती है, लेकिन हम लोग को कोशिका भित्ति नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छी क्वेश्चन है। चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चींटियों के अध्ययन के मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। हेर्मेटोलॉजी को चीज का कहता है? हेर्मेटो उभयचर या सरीसृप के लिए, उभयचर और सरीसृप के हर्पेटोलॉजी, और यही हर्मेटोलॉजी रहता तो लीवर से था। ये हो गया निमेटोलॉजी। निमेटोलॉजी कृमि से होती है, कृमि से। चलिएगा, और निडोलॉजी घोंसला से निडोलॉजी। और निमेटोलॉजी किससे? कृमि से। कौन सा अंग वसा को तोड़ने के कोलेस्ट्रॉल बनाता है? कौन सा वसा को तोड़ता है? कौन सा वसा का पाचीकरण करता है? यकृत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हथेली में पाए जाने वाली हड्डी, हथेली में पाने जाने ये होता है मेटाकार्पल। और कलाई के जो ऊपरे रहती है, हथेली के बाद ऊपरे जो रहता है, जिसको गट्टा बोलते हैं आप, वो होता है कार्पल। और रेडियस अनला 2 गो हाथ में रहती है, वो गट्टा के ऊपरे रहता है रेडियस अनला। और ह्यूमरस भी सबसे ऊपर वाला में रहते हैं। ऊपर जहाँ एक हड्डी आपको मिलेगा हाथ में, ह्यूमरस होगा, और रेडियस अनला 2 होगा। इसके बाद 2 होगा, जैसे ये हाथ है, तो ये हो गया कुछ रेडियस वालना हो गया, और फिर एगो यहाँ पर होगा, ये ह्यूमरस होगा। और इससे पहले कार्पलस हो गया, और कार्पलस के बाद मेटाकार्पलस। कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? कौन सा है? विटामिन ई की कमी से कौन सा बंझापन रोग होता है? बंझापन होती है महिला में। और बंझापन क्या होती है? बंझापन सब टोकता है, यानी ई के कमी से ई बंझापन यानी टोकता है, यानी टोकोफ्रोल कैल्सिफ्रोल विटामिन डी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंडाल परीक्षण किसके लिए किए जाती है? पिंडाल परीक्षण किसको लिए? टाइफाइड के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूखा सहिष्णुता यानी सूखा सहिष्णुता माने सूखा से बचाने के लिए निम्न से कौन सा हार्मोन पौधे में होती है? एब्सिसिक अम्ल और जिबरेलिन। ये क्या करता है? इस साइटोप्लाज्म कोशिका विभाजन करता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। साल के टीका निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? साल टीका किसने खोज किया था? पोलियो के। साल टीका किसने? पोलियो का खोज किया था। चलेगा। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।